और बड़ी खबर आपको इस वक्त दें उन्नाव मामले को लेकर। उन्नाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 7 दिनों में जांच पूरी करे सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों में जांच पूरी करे सीबीआई। सारे मामले दिल्ली मुंतकिल किए गए। 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया गया। रेप मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हुक्म दिया है कि 7 दिनों में जांच पूरी करे सीबीआई और सारे मामले दिल्ली मुंतकिल किए गए हैं। 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया गया और रेप मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर, उन्नाव इस्मत रेजी मामला और हादसे के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे मामले पर संजीदगी दिखाई है और इसको अहमियत देते हुए उसने कहा कि ये संजीदा नोट लेने की जरूरत है और इस पूरे मामले पर आज समाअत हुई। समाअत में 7 दिनों में जांच पूरी करने का हुक्म सीबीआई को दिया गया है और सारे मामले दिल्ली मुंतकिल किए गए हैं। नीरज हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से आज समाअत हुई जिसमें कुछ चीजें अभी सामने आई हैं, दिल्ली मुंतकिल हुए सारे मामले, और क्या कुछ सुनने को मिला है इस मामले में? राब्ता नहीं हो पा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लेते हुए इस पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए आज सख्त अहकाम दिए हैं। 7 दिनों में जांच पूरी करने की सीबीआई को हुक्म दिया है और इससे जुड़े सारे मामले दिल्ली मुंतकिल किए गए हैं। 1 हफ्ते में चार्जशीट भी दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और रेप मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, ये भी हुक्म दिया है। तो सख्त नोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई की है उन्नाव इस्मत रेजी मामले पर। मुतासरा को एक तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा और 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया है। सारे मामले दिल्ली मुंतकिल किए गए हैं। 7 दिनों में जांच पूरी करने का हुक्म सीबीआई को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्नाव से जुड़े मामले पर आज सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने और मुतासरा के साथ जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्हें भी मुअत्तल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर पूछा है कि इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ऐसी कई बातें, बहुत सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव इस्मत रेजी मामले पर। बहुत से सवाल किए हैं यूपी सरकार से और कहा कि इस देश में हो क्या रहा है, मुतासरा को हिफाजत क्यों नहीं की गई, मुतासरा को सिक्योरिटी क्यों नहीं देगी। जिस वक्त हादसा होता है सिक्योरिटी एहलकार भी साथ होते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को इस मामले पर मुअत्तल भी कर दिया गया है और सारे मामले दिल्ली मुंतकिल कर दिए गए हैं। सीबीआई को खास तौर पर कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर ये जांच पूरी करे सीबीआई और 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया गया है और रेप मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, ये भी हुक्म दिया गया है। बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव इस्मत रेजी मामले को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में जांच पूरी करने का हुक्म दिया गया है। और इसी मामले को लेकर उन्नाव इस्मत रेजी के अहम मुल्जिम कुलदीप सेंगर को पार्टी ने देर आयत दुरुस्त आयत के तौर पर निकाल दिया है। जी हां, काफी देर कर दी बीजेपी ने। मामला जब तूल पकड़ता देखा तो पार्टी से निकाले गए सेंगर। बीजेपी से उन्नाव के एमएलए सेंगर और उसके 10 साथियों के खिलाफ सीबीआई ने कत्ल की साजिश के इल्जाम में केस दायर किया था। इसके अलावा उन्नाव मुतासरा के 3 सरकारी मुहाफिज, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, मुअत्तल कर दिया गया है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अमिताभ सिन्हा पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से पूरा मामला सुर्खियों में रहा, सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने और काफी देर कर दी बीजेपी ने सेंगर को निकालने के मामले को लेकर, किस तरह का से इस पूरे मामले को आप देखते हैं अमिताभ जी? हेलो अमिताभ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो। बहरहाल बीजेपी ने भी एक कार्रवाई की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई उन्नाव इस्मत रेजी मामले और हादसे के बाद बीजेपी ने भी अपने रुकन असेंबली कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी से उन्नाव के एमएलए सेंगर और उसके 10 साथियों के खिलाफ सीबीआई ने
कत्ल की साजिश के इल्जाम में केस दायर किया था। इसके अलावा उन्नाव मुतासरा के 3 सरकारी मुहाफिज, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी सख्ती दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव इस्मत रेजी और हादसे के बाद जिस तरह के हालात सामने आए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सख्त सवाल किए। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में, इस देश में हो क्या रहा है, मुतासरा की हिफाजत क्यों नहीं की गई, मुतासरा को हिफाजत क्यों नहीं, सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की। और खबर दिल्ली से, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने आप हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है और हमने मोहल्ले मोहल्ले ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। हर साल जब पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बिजली के बिल बढ़े ना हो और हर साल बढ़ते ना हो, ऐसे में दिल्ली के अंदर बिजली के बिल 4.5 साल में ना बढ़ना, उल्टे कम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 2, बिजली कंपनियों की आज फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी है। आज बिजली कंपनियों के पास सफिशिएंट कैश है। आज बिजली कंपनियां ब्लैकआउट की स्थिति में नहीं है। आज बिजली कंपनियों के जो घाटे थे वो सब्सटेंशियली कम हो रहे हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में वो रेगुलेटरी एसेट्स कहते थे, वो बड़ी तेजी के साथ वो कम हो रहे हैं। तो बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत में भारी सुधार हुआ है। बिजली के बिलों में काफी गिरावट हुई है। पिछले 4.5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। अगर मैं इस देश के आम आदमी को खास आदमी वाली सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? तो मुझे लगता है कि आज का ये जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक है कि एक तरफ बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ और दूसरी तरफ लोगों को 24 घंटे बिजली भी मिल रही है। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर कई ऐसी इबादतगाहें बनी हैं, उसके दस्तावेजात न्यूज़ 18 उर्दू के हाथ लगे हैं। इसमें जिस तरह से एमसीडी से जो हक जानकारी कानून के तहत हासिल किया गया है, उसमें 184 मंदिर सरकारी पार्कों पर बनाए गए हैं और इसी तरह से इसके अलावा पार्कों पर गैर कानूनी कब्जा करके 11 मसाजिद, मज़ार और 2 गिरजाघर और 4 गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं। तो न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेजात लगे हैं हक जानकारी कानून के जरिए एमसीडी से ये तफसीलात जो है मिली है, जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक दिल्ली के शाहदरा जोन में पार्कों पर कब्जा करके 184 मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्कों पर गैर कानूनी कब्जा करके 11 मसाजिद, मज़ार और 2 गिरजाघर यानी चर्च और 4 गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं। तो ये दस्तावेजात लगे हैं न्यूज़ 18 के हाथ, जिसमें एमसीडी से ये तमाम हक जानकारी कानून के जरिए हासिल किए गए हैं। ये एक जोन में इतनी इबादतगाहें गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, जो शाहदरा जोन पार्क के इलाकों में ये तमाम इबादतगाहें बनी हैं, जिसमें 184 मंदिर, 11 मसाजिद, मज़ार और 4 गिरजाघर और 2 गिरजाघर और 4 गुरुद्वारे भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये तमाम की तमाम सरकारी ज़मीन पर पार्कों में कब्जा कर बनाई गई है, जो कि जोन बताया गया है वार्ड नंबर 213 में है। 2014 में माफ कीजिए 214 वार्ड नंबर में मंदिर 9 तो दीगर एक इबादतगाह बनी है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद मंदिरों की है जो 184 मंदिर गैर कानूनी तरीके से सरकारी पार्कों पर बनाई गई है। और यह सिर्फ शाहदरा जोन के पार्क की इबादतगाहें बताई गई हैं, और भी कई जोन से दिल्ली में तकरीबन 10 के करीब जोन दिल्ली में आते हैं। एक जोन में इतनी सरकारी जगहों पर पार्कों पर कब्जा हुआ है जिसमें ये इबादतगाहें बनाई गई हैं। बानीपुरा में गुरेज फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। कसीर तादाद में लोगों ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। इंतजामात को लेकर महकमे सयाहत को तनकीद का लोगों ने निशाना भी बनाया है। पेश है सईद की ये रिपोर्ट।
बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में सयाहती फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून, साबिक रुकन असेंबली गुरेज नजीर गुरेजी और डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने इसमें शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स नस्ब किए गए थे। बच्चों के साथ साथ मकामी फनकारों ने शीना जबान में नगमे पेश किए और रवायती रक्स पेश करके अपने तमद्दुन की एक झलक पेश की। ताहम इंतजामात को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। देख सकते हो हमारी औरतें आती है देखने के लिए, हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग होते तो उनको एकोमोडेशन जो है वो होती नहीं। 1-2 टेंट साहिबाने लगे हुए होते हैं और उस पर जो है वो एडजस्ट होते हैं, तो बाकी जो है बूढ़े बुजुर्ग बाहर रहते हैं। जो भी टूरिस्ट का कोई भी इंतजाम है वो पूरा होना चाहिए। तो जैसे मतलब पहले हमें है टूरिस्ट पहले हमें रोड का प्रॉब्लम है, जब रोड होता तो फिर टूरिस्ट भी आ जाते हैं। जब रोड का थोड़ा प्रॉब्लम हमें है तो टूरिस्ट भी आकर इधर आकर फिर वापस जब बोलते नहीं इधर रोड का कोई हमें उधर उतना फैसिलिटी रोड का नहीं है। साल 2007 से गुरेज फेस्टिवल मुनाकिद किया जा रहा है। इसके इनाकाद से गुरेज में सयाहती शोबे को एक नई जहत मिली। ताहम मकामी अफराद के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ इंतजामिया के लिए ये फेस्टिवल अदम दिलचस्पी का बास बनता जा रहा है। महकमा सयाहत ने इस फेस्टिवल को कामयाब करार दिया है। जहाँ तक सवाल है आज ये टूरिज्म मेले का, मैं मानता हूँ अरेंजमेंट में कुछ कमी रही होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकार किया। मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी बांडीपुरा और टूरिज्म डायरेक्टर का बेहद मशकूर हूँ, कमिश्नर जो कि सेक्रेटरी हैं टूरिज्म के, कि उन्होंने इसका इनकार किया यहाँ। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से उन्होंने इनकार किया इस टूरिज्म को, इससे हमें यहाँ गुरेज के लोगों को फायदा होगा। पहले जहाँ तक यह ताल्लुक था टोटल इग्नोर था, कोई पता ही नहीं था, किसी का पता नहीं था। लेकिन इस वक्त अगर हम यही कहेंगे कि फॉरेनर्स नहीं आते हैं, लेकिन लोकल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं वो आते हैं, रेगुलरली आते हैं पूरे इंडिया के रियासतों से। और इवन जो अपनी रियासत है, अपनी रियासत के भी मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ लोग अब टूरिस्ट की तौर पर आते हैं और रेगुलरली यहाँ 2 दिन 3 दिन या 4 दिन बैठ के यहाँ से जाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में खासा जोश व खरोश देखा गया। ताहम इंतजामात में कमी रहने से शुरका को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुरेज बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मैं खबर कश्मीर से है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर ने एक अहम पेशरफ्त की है। कम लागत में रेशम की दुगनी पैदावार कैसे हासिल की जाए, इस पर एक नई तकनीक मुतारफ की गई है। और इस पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की देखिए ये रिपोर्ट। कम खर्चे पर रेशम की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने एक नया हट सिस्टम मुतारिफ किया है। इससे एक मामूली जगह पर रेशम की पैदावार हासिल की जा सकती है। साइंसदानों का कहना है कि ज्यादातर गरीब जमींदार रेशम के कीड़ों की अफजाइश अपने गांव खानों या घर के दीगर कमरों में करते थे। कम जगह की वजह से अक्सर ये कीड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मर जाते थे। इस मामले के हल के लिए एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर के साइंसदानों ने एक नया सिस्टम मुतारिफ किया। सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो है ये एक वक्त इसकी बैकबोन मानी जाती है कश्मीर इकॉनमी की। बहुत सारे वजूहत हुए जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत पीछे चली गई। एक अहम वजह ये भी थी कि ये गरीब लोगों की इंडस्ट्री है। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ये अब फार फ्लंग जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँच गया है। लेकिन गरीब लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके पास जगह नहीं होती है अपने लिए रहने के लिए। हम चाहते हैं कि लोकली अवेलेबल मटीरियल ज़ाया होने के बजाय ये इसको काम ले सकते हैं। 20-25 दिन के अंदर ये रेयरिंग का काम ख़त्म हो जाता है और अपने आराम से ये अपने लिए 40-50 हज़ार रुपया कमा सकता है। कहना है कि फार्मर के पास टेक्नोलॉजी जानी चाहिए जो अफोर्डेबल हो, चीप हो और इजीली अवेलेबल हो। तो इसलिए हमने लो कास्ट मटेरियल आइडेंटिफाई किया जो फार्मर्स के पास होते हैं और उनकी मदद से हमने डिज़ाइन की एक लो कास्ट रियरिंग हट 3 टायर सिस्टम 12x15 हट। तो इसमें कंडीशंस फार्मर इजीली मेंटेन कर सकता है। इस कम लागत वाले हट सिस्टम से मुतालिक खास बात यह है कि एक जमींदार ये हट घर में मौजूद साजो सामान से ही तामीर कर सकता है। साइंसदानों ने सिर्फ 3 टायर सिस्टम पर यह खड़ा किया है। जिन जमींदारों ने इस नए हट सिस्टम को अपनाया है उनका कहना है कि इससे इन्हें काफी फायदा पहुंचा है। कहीं जाय हंस कमी आसान नेरान क्रॉप नेरान थोड़ा वारिया कम यह बसान यम सत वारिया ज्यादा नेरुन क्रॉप क्या बड़े जाय कम रूद असल सेफ रूद कम तम शेड हेको पान तेज बनत क्या खर्ची तीजा कहें ना कंक्रीटस मज पोस लगान।
शहतूत के दरख्तों को सिर्फ रेशम के कीड़े पालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर रिसर्च सेंटर ने शहतूत के फल को जाया होने के बजाय जैम, जूस और दूसरी अशिया बनाने की भी पहल की है। मीरगुंड में कायम रिसर्च सेंटर में ही जूस बनाने की एक फैक्ट्री भी कायम की गई है। यहाँ पर हमने एक ऐसा मलबरी फार्मिंग सिस्टम इवॉल्व किया जिसमें आप न सिर्फ इन पत्तों से रेशम की पैदावार कर सकते हैं, साथ साथ जो फ्रूट है उससे भी आप बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसा कि आप जैम बना सकते हैं, मलबरी स्क्वॉश बना सकते हैं, मलबरी पापड़ बना सकते हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। इस नई तकनीक से बेरोजगार नौजवान अपने यूनिट लगाकर रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर शोबे को भी फरोग मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उर्दू में जदीदियत के बानियों में नून मीम राशिद का शुमार होता है और आज उन्हीं का 109वां यौम पैदाइश भी है। नून मीम राशिद जदीदियत में अहम नक़ाद, मुफक्किर और अहम शायर भी माने जाते हैं और उन्हीं की हयात और खिदमात पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 20वीं सदी के अहम तरीन उर्दू शायर नून मीम राशिद, जदीदियत की तहरीक का पहला और सबसे अहम शायर। अदबी तारीख उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं। नून मीम राशिद उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे। 20वीं सदी के अहम तरीन उर्दू शायरों में शुमार किए जाने वाले शायर नून मीम राशिद उस कारनामे के लिए हमेशा याद किए जाएंगे कि उन्होंने अपने पहले ही शेरी मजमुए मावरा से उर्दू की नज़्मिया शायरी का रवैया और लहजा बदल कर रख दिया था और आज उन्हें उर्दू अदब में जदीदियत की तहरीक का पहला और सबसे अहम शायर माना जाता है। नून मीम राशिद का पूरा नाम नजर मोहम्मद था, लेकिन अपने नाम के मुखफ़फ़ से ही दुनिया भर में जाने पहचाने गए। उनकी पैदाइश 1 अगस्त 1910 को मगरबी पंजाब के जिला गुजरांवाला में वजीराबाद के गांव कोट भागा अकालपुर में हुई, जो अब अलीपुर चट्ठा कहलाता है और पाकिस्तान का हिस्सा है। राशिद एक मुतमव्विल जंजुआ खानदान में पैदा हुए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने इक़्तिसादियात में एमए किया। दूसरी आलमी जंग में कुछ अरसे तक रॉयल इंडियन आर्मी में रहे और कप्तान के दर्जे तक पहुँचे। सन 1942 में वो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए और लखनऊ रेडियो स्टेशन से मुलाजिमत का आगाज किया। सन 1947 में उनका तबादला पेशावर में हो गया और 1953 में न्यूयॉर्क जाकर वॉइस ऑफ अमेरिका से और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हो गए। उन्होंने कई मुल्कों में काम किया और आखिरी दिनों में बरतानिया के हो रहे। नून मीम राशिद की पहली शादी सफिया से हुई थी, लेकिन 1961 में सफिया राशिद कराची में बी कॉम्प्लेक्स का गलत इंजेक्शन दिए जाने के बाद फौत हो गयीं। 1964 में उन्होंने अतालवी खातून शीला एंजेलिनी से शादी की और दोनों शादियों से उनकी 6 औलादें हुईं। राशिद को उर्दू में आजाद नज्म का भी पहला बाकायदा शायर माना जाता है। यूँ तो आजाद नज्में उर्दू में उनसे पहले भी कही गयी, लेकिन इस सिन्फ सुखन को मकबूलियत राशिद की नज़मों से ही मिली। नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ मावरा 1942 में सामने आया, जिसने मुल्क के अदबी हलकों में फिक्री व ज़हनी सतह पर सबको चौंका दिया। उसके बाद ईरान में अजनबी, लौ बराबर इंसान और ख्वाब की बस्ती की इशाअत अमल में आई। एक मजमुआ गुमान का मुमकिन उनके इंतकाल के बाद शाये हुआ। राशिद के तनकीदी और इल्मी मज़ामीन का एक मजमुआ मकालात के उन्वान से मुरतब हुआ और उनकी कुल्लियात भी शाये हो चुकी है। एक नज्म जिंदगी से डरते हो बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पिपली लाइव में इस्तेमाल की गई थी, जिसे फिल्मी नाजरीन ने काफी सराहा था। 9 अक्टूबर 1975 को लंदन के एक अस्पताल में नून मीम राशिद का इंतकाल हो गया और वहीं उनकी आखिरी रसूम अदा की गई। अदबी कारनामों की वजह से नून मीम राशिद उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे और उर्दू की कोई अदबी तारीख उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें, उन्नाव इस्मत रेज़ी और हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संजीदगी से इस पूरे मामले को लिया है,
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत की और सीबीआई से कहा कि 7 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ आज कहा है कि जांच 7 दिन में पूरी की जाए। सारे मामले दिल्ली मुंतकिल किए गए हैं। 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया गया है और साथ ही रेप मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो सुशील हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ आज सुनने को मिला? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संजीदगी से इस पूरे मामले को लिया और कुछ सख्तियां भी आज दिखाई हैं। जी देखिए जिलानी, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के जो अधिकारी को तलब किया था वो पेश हुए। उन्होंने केस से संबंधित तमाम स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। स्टेटस रिपोर्ट पर यह बताया गया कि टोटल 5 केसेस हैं कुलदीप सेंगर और तमाम लोगों के खिलाफ, जिसमें फिलहाल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, लेकिन आरोप तय नहीं किए गए हैं। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी थी कि और उन्होंने कहा कि देश में हो क्या रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दुर्घटना वाला इंसिडेंट है इस पर फिलहाल सीबीआई को 7 दिन के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा है कि वो डॉक्टरों की टीम से ये पूछें कि क्या जो पीड़ित महिला है और उसके साथ जो लोग हैं वो ऐसी अवस्था में हैं कि उनको बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट दिल्ली किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल वहां के कंसर्न डॉक्टर से ये पूछेगी कि क्या उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा सकता है, क्या बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली लाया जा सकता है। ये रिपोर्ट फिलहाल केजीएमसी के डॉक्टर यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स कंसल्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या पीड़िता की ऐसी स्थिति है कि वो एयरलिफ्ट द्वारा दिल्ली आ सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा आदेश देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तमाम केसों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहा है कि पीड़िता की मुआवजा और पीड़िता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और ऐसे में हम फेल हुए हैं। तो यह साफ तौर से जिलानी कहा जा सकता है कि अब पीड़िता के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत भी खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया गया ये कदम कहीं ना कहीं उम्मीद लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केस का ट्रायल भी तेज होगा और पीड़िता के लोगों को न्याय भी मिलेगा। इसमें जो फिलहाल दुर्घटना वाला इंसिडेंट है उस पर फिलहाल सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में और ये बताना है कि जो ये घटना हुई है उसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है या एक नेचुरल एक्सीडेंट है और इसके लिए 7 दिन का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई को ये कहा है कि आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे। यानी कि जिलानी ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े अधिकारी और सीबीआई के बड़े अधिकारी अब निशाने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाज कब गिरेगी ये हमें देखना होगा। लेकिन एक चीज और भी है, जिस तरह से सिक्योरिटी फराहम की गई थी मुतासरा को, सिक्योरिटी में जो लोग थे उन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया है। सिक्योरिटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल किए हैं सरकार से। जी बिल्कुल, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि आखिर सुरक्षा अगर दी गई तो इस प्रकार की घटना हुई कैसे। ये एक बड़ा सवाल था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस तमाम मामले को बाद में डील करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की खुद मॉनिटरिंग करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है ताकि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि 2017 से ये पूरा मामला लंबित है और अभी तक इस मामले में कुछ भी आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है जिलानी कि जब 35 बार पीड़िता के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराया गया तो इस मामले में चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भी चिट्ठी लिखी गई थी, डीजीपी को भी चिट्ठी लिखी गई थी, एसपी को भी चिट्ठी लिखी गई थी, सीबीआई के कंसल्ट ऑफिसर को भी चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन इन तमाम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की जवाबदेही किसकी है और अगर ये षड्यंत्र है तो इस षड्यंत्र में कौन कुलदीप सेंगर की मदद कर रहा था। और इस तमाम चीजों के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बड़ा आदेश देने वाला है 2 बजे आज दोपहर में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आपने पूरी तफसीलात बताई है, सुप्रीम कोर्ट पूरी सख्ती के साथ संजीदगी के साथ इस पूरे मामले को देख रहा है। सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की सरकार और कई ऐसे अधिकारी, जैसा कि सुशील बता रहे हैं, कब गाज गिरेगी, कब और सख्ती देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सीबीआई पर भी दबाव बढ़ा है, 7 दिनों के अंदर पूरे मामले की कार्रवाई करनी है, चार्जशीट पेश करनी है। अहम चीज ये है कि मुतासरा क्या दिल्ली शिफ्ट की जा सकती है एयरलिफ्ट के जरिए, क्या उसकी हालत इतनी मुस्तहकम है कि उसे इलाज के लिए दिल्ली मुंतकिल किया जा सकता है, ये अभी तय किया जा रहा है। डॉक्टरों से
राय मशवरा किया जा रहा है सरकार के साथ। बहरहाल उन्नाव इस्मत रेजी मामला और हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है। आज कई सवाल किए हैं सिक्योरिटी को लेकर और एक तरह से साजिश की बू आने पर का भी एहसास किया गया है कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस मुल्क में, किस तरह के हादसा हो रहे हैं। और जिस तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई थी, सिक्योरिटी में नाकाम रही है, सिक्योरिटी नाकाम रही है मुतासरा को जो सिक्योरिटी दी गई थी उसमें। और दूसरी बात, मुअत्तल कर दिया गया है सिक्योरिटी में जो लोग शामिल थे उन्हें इस हादसे के बाद। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।